Hello students, welcome back to the class. So our next topic is the oxidative phosphorylation. लास्ट लेक्चर में हमने एटीपीएस के बारे में डिस्कशन ख़त्म किया था, ठीक है. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, इसके पहले आपके बुक में एक दिया गया है कि क्या है प्रोटॉन मोटिव फोर्स मेजरमेंट ऑफ द पीएमएफ, उसके बारे में दिया गया है. ठीक है, सो उसके बारे में हम बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. सो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द मेटाबॉलिक पाथवे इन विच cells uses the enzymes to oxidize the nutrients. Okay, first of all oxidative phosphorylation is a metabolic pathway. यानी कि हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म है या फिर एनाबॉलिज्म है, दे ऑल आर कम्बाइनली नोन एज द मेटाबॉलिक पाथवेज. ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे, मीन्स कि वो कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म किसी एक में इन्वॉल्व है. ठीक है, so it is a metabolic pathway in which cells uses the enzymes to oxidize the nutrients. सारे के सारे बॉडी में जो भी एनाबोलिक कैटाबोलिक पाथवेज है उनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो हियर एंजाइम्स आर इन्वॉल्व टू ऑक्सीडाइज द न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं या फिर बेसिक जो भी डिग्रेडेशन की प्रोसेस के बाद जो फॉर्म हुआ है उसमें से क्या करते हैं, एंजाइम जो है वो उस न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड देयर बाय रिलीजिंग द एनर्जी विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस द एटीपी. ओके, यहाँ पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी न्यूट्रिएंट के ऑक्सीडेशन से, जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ कहाँ पर होगा, टू प्रोड्यूस द एटीपी. ओके, हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी के फॉर्मेशन के लिए ये जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका यूज़ होगा. ठीक है, सो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या जनरेट होगा, एटीपी. इन मोस्ट यूकैरियोट्स दिस टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. मेजोरिटी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर कहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ऑलमोस्ट ऑल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ओके, सभी जो है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं. ठीक है, सो during the oxidative phosphorylation electrons are transferred from the electron donors to electron acceptors such as the oxygen in the redox reaction. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा बेसिकली. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर है उसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पास हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में बेसिकली ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट करेंगे, एंड द पाथवे विल स्टॉप एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द एटीपी का जनरेशन होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, when a carbohydrate is oxidized via a respiratory mechanism, energy is generated by passing electrons through a series of the electron acceptors. ओके, जब भी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट का एक कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, दूसरे क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सो मेजर कंपोनेंट में क्या क्या आएंगे, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स. Okay, these are the major component in our nutrient or in our food. So when a carbohydrate is oxidized by the respiratory mechanism, energy is generated by passing electrons through a series of electron acceptors. Okay, यहाँ पर एनर्जी का जनरेशन कैसे होगा कि सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट हो गए. ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट हो गए और उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में से तीसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए. ठीक है, सो इस प्रकार सीरीज में इलेक्ट्रॉन का पासिंग होगा
and during this passing of electron the energy is generated, and the donors until they ultimately reach the final electron acceptors such as the O2 और नाइट्रेट. ओके, एक्सेप्टर डोनर्स दोनों में ही पास हो गए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में मॉलिक्यूल वर्क करता है वो एक जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसमें से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जब पास होते हैं, ठीक है, उस टाइम जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो किसके रूप में वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है, सो फर्स्ट में से सेकंड में आया, सो फर्स्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनर, सेकंड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. नाउ सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में से थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, तो उस टाइम पर सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो डोनर के रूप में वर्क करेगा. ठीक है, एंड द थर्ड विल वर्क एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. सो सभी मॉलिक्यूल्स जो है वो डोनर के रूप में भी वर्क करते हैं, एक्सेप्टर के रूप में भी वर्क करते हैं. ठीक है, एंड दिस विल कंटिन्यू अंटिल दी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोसेस शुरू रहती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पासेज होता रहेगा अंटिल इट विल रीचेस टू द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स सच एज दी ऑक्सीजन, नाइट्रेट. ओके, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. कि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन का पासेज नहीं होगा. These redox reactions release the energy which is used to form the ATP. अभी यहाँ पर जो भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पासिंग की, ये सभी प्रोसेस के दरमियान क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रोसेसेस आ जाएगी. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, so during these redox reactions the energy is generated and this energy will be used in the formation of the ATP. Clear? The energy is used to pump protons out of the cell. ओके, यहाँ पर जो भी एनर्जी जनरेट हुई है उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो प्रोटॉन के पंपिंग में भी हेल्प करती है. ठीक है, दिस एनर्जी विल बी यूज्ड इन पंपिंग द प्रोटॉन्स आउट ऑफ द cells. And since the membranes are impermeable to the protons because protons are the charged molecules, okay, H plus के रूप में होगा, so उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, so charged molecule cannot pass through the membrane easily. Okay, they are not permeable through the membrane, so they require some type of the transporters or some types of the exchangers. Okay, so the membrane is impermeable for the protons and यहाँ पर जो भी एनर्जी जनरेट हुई है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसका यूज़ कहाँ पर होगा, उसमें से कुछ एनर्जी है वो प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के बाहर पंप करने में भी यूज़ होगी. एंड दिस विल एस्टैब्लिशेस एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और प्रोटॉन मोटिव फोर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके, यहाँ पर जो भी प्रोटॉन्स का पैसेज हुआ है उसकी वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन की अंदर की साइड एंड बाहर की साइड दोनों में चार्ज डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, सो इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और अनदर टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर यूज होती है, दैट इज़ द प्रोटॉन मोटिव फोर्स. ओके, इट विल बी जनरेटेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ H प्लस और प्रोटॉन्स. क्लियर दिस मच? Now the proton motive force is composed of the electrical plus chemical components according to the following relationship. ओके, यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का भी बना हुआ होगा. ठीक है, चार्ज भी होगा उसमें एंड केमिकल कंपोनेंट यानी कि पीएच भी यहाँ पर होती है. ठीक है, सो यहाँ पर नीचे पीएच डेल्टा पी यानी कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स की फॉर्मूला दी गई है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्रोटॉन मोटिव फोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा म्यू H प्लस अपॉन F. ओके, दिस इज द वन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द डेल्टा P. Here the proton motive force is given as the delta P because it is the difference or charge difference between the
टू साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंड बाहर क्या क्या चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो बेसिकली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द proton concentration inside and outside the cell membrane. So delta is for the difference. Okay, so delta P is equal to delta mu H plus, which is for the electrochemical gradient. Okay, delta mu H plus is for the electrochemical gradient, and divided by the F is for the Faraday constant. Okay, it is Faraday constant. So this is the basic equation for the proton motive force. There is one more equation, that is the delta P is equal to delta psi minus 2.3 RT upon F into delta pH. Okay, so here the delta psi is for the transmembrane electrical potential, and ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि सेम. ओके, प्रोटॉन मोटिव फोर्स की तरह ही इसका भी मीनिंग होता है. उन दोनों में डिफरेंस है या राइट, बट इट इज़ सम वॉट सिमिलर. ओके, सो ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मीन्स कि यहाँ पर जो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ है उसकी वजह से दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ओके, दो आउटसाइड एंड इनसाइड, सेल मेम्ब्रेन की बाहर एंड अंदर क्या क्या जो है वो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, वो डेल्टा साई के रूप में दिखाया जाएगा. -2.3 RT. हियर R इज फॉर द गैस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, एंड F इज द सेम Faraday constant, and delta pH means the pH difference across the membrane. ओके, मेम्ब्रेन की बाहर की साइड एंड अंदर की साइड क्या पीएच डिफरेंस है उसके लिए डेल्टा पीएच होगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक इक्वेशंस फॉर द प्रोटॉन मोटिव फोर्स. आपको कैलकुलेट करना नहीं है, बट इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है. प्रोटॉन मोटिव फोर्स की इक्वेशन क्या है, कभी पूछा जाए एग्जाम में तो आपको आनी चाहिए कि दिस इज द इक्वेशन फॉर द प्रोटॉन मोटिव फोर्स. नाउ these are the few topics that we have to discuss in the oxidative phosphorylation. Okay, first is the electron transport system. क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के रूप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं एटीपी के जनरेशन के टाइम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम. सो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स कैरियर के रूप में वर्क करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन द थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है और कौन कौन से स्टेप में एटीपी का जनरेशन होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिस्कस करेंगे. And the last topic that we have to discuss in this chapter in oxidative phosphorylation is the structure of the ATP synthase. ओके, जो हमने ऑलरेडी ATPases के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, उसी की तरह यहाँ पर भी सिमिलर होगा, वो हम ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ATP synthase. These are the 4 topics that we have to discuss in the oxidative phosphorylation. So thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.